तो हेलो जी, वेलकम जी, वेलकम। जैसे कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, वो भी हिंदी मीडियम, वो भी क्लास 9 को। और जो लोग नहीं जानते उनके बारे में उनको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे फिलहाल क्या कहते हैं आपको मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। तो मिड टर्म में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड 5 आ रहा है, तो उसकी सारी यूनिट, क्योंकि मैं यूनिट वाइज पढ़ाती हूँ तो सारी यूनिट इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। और हिस्ट्री के बाद अब हम ज्योग्राफी मतलब भूगोल पे आए हैं, तो अब इसका चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि बहुत छोटा सा ही है। आप इतना छोटा है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ही स्लाइड में आ गया। वैसे एक यूनिट में ही 2-3 स्लाइड आ जाती थी हिस्ट्री में, इसमें 2-3 नहीं, एक ही में ही आ गया चैप्टर, मतलब सॉरी हाँ, ये पूरा एक चैप्टर एक में ही आ गया, तो इतना छोटा है। और अगर अभी सोच रहे हैं कि जैसे मुझे तो वीडियो में दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है, मुझे बाद में पढ़ना होगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो टेंशन मत लो, ऐसा भी नहीं कोई लिंक वगैरह पे जाना पड़े झमेला, कुछ नहीं दिक्कत है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस स्लाइड की फोटो आपको मतलब ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको कहीं किसी लिंक पे जाके खोजने की जरूरत नहीं। ओके, तो अब मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंट मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो बता दिया, तो अब हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो शुरू करते हैं कि चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं भूगोल मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, और हिंदी में बोलता है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, इस नाम से ही हमें एक चीज समझ में आती है कि हम भारत मतलब इंडिया जो जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले कि हाँ उसका आकार क्या होगा, स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले हम उसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिति भारत, यह है गोलार्ध में स्थित गोलार्ध में स्थित है। ये जो भारत है गोला उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंग्लिश में बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं कि इसका प्रमुख भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और इसको अक्षांश रेखा कहते हैं एक तरीके से। अब मैं इधर आपको ये मैंने इंडिया बना रखा है, थोड़ी ड्राइंग को इग्नोर कर देना, ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है तो समझाने लायक है। उसके बाद हम समझते हैं कि मैंने अभी जो बात बोली थी उसको रिपीट करती हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये लाइन है, और जो लाइन है ना ये इसकी जो लंबाई है किलोमीटर में वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसको आप हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, जिनको लेटिव लाइन कहते हैं। जैसे कि आप इनको आप ऐसे भी याद करते हैं कि जो लेटिव लाइन है वो लैटिट्यूड है, और जो खड़ी खड़ी लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में देशांतर रेखा बोलते हैं। तो उसके बाद सीधा नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि नेक्स्ट चीज यही है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा जिसको मैंने बोला इंग्लिश में आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, खड़ी लाइनों को आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेके पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व तक ये रेखा है, और इनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इनकी जो लंबाई किलोमीटर में है वो है 2933 किलोमीटर। ओके, अभी हमने इतना समझ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट तक उत्तर से लेकर उत्तर में देश की तकरीबन 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ये उत्तर से लेके देश को तकरीबन 2 भाग में बांटती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, मतलब एक तरीके से स्थिति बता रहे हैं। अब 2 द्वीप समूह की, पहले भी हमने क्या कहते हैं इंडिया के बारे में पढ़ा, और उसके द्वीप समूह जो 2 हैं उनकी स्थिति के बारे में भी इसमें बता रहे हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है, और बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार है दक्षिण पूर्व में, जो कि कौन से महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व में है हमारा लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, मैंने नेम नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं है। मैं यहाँ पे देखो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार है जो कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी कहलाती है, ये बंगाल की खाड़ी का महासागर है। और यहाँ पे क्या कहते हैं ये जो लक्षद्वीप है, या ये जो दिख रहा है आपको ये लक्षद्वीप है, और ये अरब सागर में स्थित है दक्षिण पूर्व में। ओके, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। ओके, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आकार के बारे में। स्थिति हमने समझ ली, उसके बाद हम आकार के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना, ऐसे वर्ग किलोमीटर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर लगाना जरूरी है। अगर एमसीक्यू में आए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ना आंसर कट जाएगा। ये 32.8 डिग्री लिखने से वो 32.8 लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, ठीक है, तो ये जो हमारे मैंने मेंशन ही करा, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया है कि हाँ
भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है हमारा वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद करते हैं, परंतु पूरे विश्व भौगोलिक स्तर पे ये 2.4% ही है। जो क्या कहते हैं, जो देखो हर एक देश कुछ ना कुछ जमीन अपने हिस्से में है, ठीक है, कि कहते हैं ना ये इतनी जमीन इस देश की है, ये इतनी जमीन इतनी इस देश की है, ठीक है। तो हर एक देश अपनी कुछ ना कुछ जमीन ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसे जो भारत की जमीन है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर में बता रखा है, वो कितना है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो वो लाख वर्ग किलोमीटर में बताया गया। और इसी का जैसे 100% में जब हम प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, तो जो इंडिया है वो कितने प्रतिशत पे आता है, वो आता है 2.4% पे आता है, ठीक है। पूरे 100% मतलब पूरे देश की जो भी क्या कहते हैं क्षेत्रफल लगा के उसमें जो भारत कितना परसेंट जो अपने में ऑक्यूपाई करता है वो है 2.4%, ठीक है, हिंदी में प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इससे भी बड़े कुछ पहले देश के नाम आते हैं, उनको भी याद करना जरूरी है कि ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जो चीज पूछी जाती है डिमांडिंग क्वेश्चन है, वो आपको ऑलरेडी बता दूंगी, ठीक है, कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा प्यारा भारत आता है 7वें नंबर पे। इनकी क्या कहते हैं, वो भी बता रखा है, क्षेत्रफल भी बता रहा है, लेकिन किसमें, लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये याद रखो, सबसे पहले आता है हमारा रूस जो कि 17.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर कनाडा जो कि 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर अमेरिका 9.83 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर चीन 9.16 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राजील 8.81 लाख किलोमीटर। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है जो कि 7.69 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमारा प्यारा भारत जो कि 7वें नंबर पे आता है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि 7वां बड़ा देश है। इससे पहले जो देश के नाम आता है वो भी हमने पढ़ लिया, ऊपर से उनका क्षेत्रफल भी हमने पढ़ लिया। ये चीज याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले बता दे रही हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा तकरीबन 15,200 किलोमीटर है। जो स्थल सीमा रेखा है, ये जो स्थल सीमा रेखा है ये 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो समुद्री तट रेखा है, क्योंकि आप जानते हैं जो भारत है वो तीन दिशा से समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। पहले इधर बंगाल की खाड़ी नीचे आ जाता है हमारा हिंद महासागर, फिर इधर आ जाता है हमारा अरब सागर, ठीक है। तो तीन जगह से क्या कहते हैं घिरा हुआ है समुद्रों से। तो इस वजह से जो 3 देशों से घिरा हुआ है जो ये रेखा है, और ऊपर से जो अंडमान निकोबार, ये भी तो इंडिया के ही द्वीप समूह है। तो फिर इन द्वीप समूह का जो क्या कहते हैं तटीय रेखा, और जो समुद्र मतलब जो इंडिया की तटीय रेखा है, जो कि क्या कहते हैं तटीय रेखा क्या होती है, जो समुद्रों से घिरी हुई है वो तटीय रेखा। और ऊपर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की मिलाकर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ऊपर से जो भारत की तटीय रेखा, उनको मिलाकर कितना बैठता है, वो बैठता है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। जो उत्तर पूर्व क्या कहते हैं उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी और उत्तर में, ये एक तरीके से ऐसा जो हमारा शेप बना हुआ है इंडिया का, वो उसमें जो नवीनतम मतलब जो आप पर्वत देखते हैं, आप सोचते होंगे ये कई करोड़ों साल पुराने हैं। ये करोड़ों साल पुराने नहीं है, ये कई हजारों साल पुराने हैं, लेकिन करोड़ों साल ये भी नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं और आज क्या कहते हैं पहाड़ या पर्वत कैसे आ गए यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि आज कल थे नहीं आज आ गए। पुराने हैं लेकिन इतने भी ज्यादा पुराने नहीं है, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पे बोले रखी है कि नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की मानक रेखा क्या है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत जो इतना बड़ा देश है, ठीक है, 7वें स्थान पे जो हमारा आ रहा है, वो भारत इतना बड़ा देश है, तो उसमें जो सबसे पहले मतलब क्या कहते ईस्ट में सूरज उगता है। तो इस वजह से कि अब पहले सबसे पहले गुजरात में आएगा, फिर वो कहीं बहुत मतलब कुछ तो टाइम लगेगा ना उसे कि अरुणाचल प्रदेश तक जाने में। तो जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में सूरज के आने तक का टाइम है वो 2 घंटे का बीच का अंतर है। मतलब मान लो कि गुजरात में 6 बजे अगर सूरज दिख रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं 8 बजे दिखेगा। तो जब इतना बड़ा डिफरेंस है, तो फिर भी कि आप गुजरात में जाओगे तो देखोगे 2 बज रहा है, और उसी टाइम पे आप कहीं पे फोन करके मतलब कोई आपका दोस्त अगर अरुणाचल में रहता है उसको फोन करके पूछोगे वहां क्या टाइम हो रहा है, तो कहेगा उसके यहाँ पे भी 2 बज रहा है। तो मतलब जो इतना बड़ा डिफरेंस है 2 घंटे का, फिर भी दोनों जगह एक समय हो रखा है, वो कैसे हो रखा है, वो मानक रेखा है। और ये जो है ना इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 2 या 3 नंबर पे आता है। वैसे तो इसमें से एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर में से, और 2 नंबर में तो ये बनता ही बनता है, ये चीज पूछी जाती है, या फिर ये चीज पूछ लेंगे, या फिर क्या कहते हैं जो देश के
यहाँ पे आप पढ़ेंगे पड़ोसी देशों के नाम, ये पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगी, पढ़ाते समय आपको बता देंगी। पहले मैंने ये बता दिया कि हाँ ये चीज पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, प्रोडिक में पूछ लेंगे, मिट्रा में पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं तो पूछते जरूर है, ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अंत जो ये इसकी जो 2 घंटे का अंतर है और जो ये मानक रेखा है, इसकी जो डिग्री है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्व देशांतर रेखा भारत में मानक रेखा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत तथा विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के बीच में स्थित है। एशिया आप जानते हैं, इंग्लिश में अगर बोलते हैं कि भारत कौन से, मतलब कहते हैं इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो हम कहते हैं ना एशिया में है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बता रखा है कि भारत कहाँ स्थित है एशिया में। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं, आगे समझते हैं कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। दक्षिण मतलब साउथ, इंग्लिश में हम साउथ बोलते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो भारत है वो जो एशिया का है वो साउथ में है, मतलब एशिया का साउथर्न पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद हम महाद्वीप का क्या कहते हैं, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों दोनों की मिलने वाला हिंद महासागर, दोनों को मिलाने वाला हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कि देखो पूर्व में एशिया जो है, एशिया के जो देश है वो, और ऊपर से क्या कहते हैं जो पश्चिम है उसमें यूरोप के जो देश है वो, उन सबको मिलाने वाला जो हिंद महासागर है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 जगह से घिरा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे जो महासागर है उसे हम हिंद महासागर कहते हैं। तो वो जो हिंद महासागर है दोनों जगह से कनेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसके जो हिंद महासागर जो इंडिया के जस्ट नीचे है, इसके कारण जो इंडिया है ना उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैलाव रखता है। जो दक्षिण का पठार है, जैसे कि आप जानते हैं जो दक्षिण का पठार है वो क्या कहते हैं हिंद महासागर तक आते आते शीर्षवत फैलाव रखता है। उसके ये चीज बता रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण का ये चीज मैंने अभी पढ़ी थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि और पश्चिम में एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के जरिए निकटतम संबंध बनाए रखे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बता रखा है कि हमारा जो हिंद महासागर है उससे हमें कितने सारे प्रॉफिट हो रहे हैं और उसने क्या क्या चीज हमें प्रदान कर रखी है। हिंद महासागर के कारण पहले तो पूर्वी एशिया और क्या कहते हैं जो पश्चिम यूरोप के देश है उनसे क्या कहते हैं मिलाप बनाए रखता है, ये जो हमारा हिंद महासागर होता है। और हिंद महासागर के कारण ही जो भारत उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान होती है। हिंद महासागर में जो क्या कहते हैं दक्षिण का जो पठार है वो सबसे शीर्षवत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि पश्चिम एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के जरिए निकटम बनाए रखता है। और उसके बाद हम बात करते हैं निकटम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी देश की हिंद महासागर में किसी देश की तटीय सीमा भारत की तरह नहीं है। जैसे कि आप कोई भी देश उठा लो, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो 3 से घिरा हो, समुद्रों से महासागरों से घिरा हो, ठीक है। तो एक भारत ही ऐसा है जो 3 जगह से समुद्र से घिरा है, महासागरों से घिरा है। और इसी कारण जो ये भारत है, भारत जैसा मतलब कोई भी किसी भी और देश की ऐसी तटीय रेखा नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बता रखी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि महासागर से किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की तरह नहीं है, ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। जो भारत है उसका जो विश्व के देशों के साथ में संपर्क है वो युगों पुराना, मतलब क्या कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा त्रेता युग, सतयुग, कल युग। तो ये चीज बता रही है यहाँ पे कि युगों पुराना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही सालों, कई हजारों करोड़ों सालों पहले से, मतलब हजारों सालों से बहुत पुराना है। क्या कहते हैं व्यापार जो वो करते हैं, ठीक है, संबंध, एक तरीके से संबंध मतलब व्यापार ऑफकोर्स, तो बहुत ज्यादा पुराना है। और है, लेकिन यह संबंध समुद्री जलमार्गों की तुलना में भूभागों से होकर था। आपको क्या लगता है कि जो ये समुद्री रास्ते हैं ये मतलब व्यापार के लिए यूज होते होंगे। सबसे पहले जो रास्ता होगा वो वास्को डी गामा ने, जो जानते होंगे जो सी रूट है वो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। तो आपको ये लगता होगा कि हाँ भाई जो व्यापार होता था वो समुद्र के यात्रा से ही होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि जो ये व्यापार है मतलब संबंध है ये युगों पुराना है। अब ये जो वास्को डी गामा ने जो सर्च करा ये तो युगों पुराना नहीं है, इससे पहले फिर किससे व्यापार होता था। तो वही चीज यहाँ पे बता रखे हैं कि भूभागों से होकर होता था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उत्तरी पर्वतों से एक सेकंड
एक सेकंड, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आप सोचते होगे कि लाइक इतना टका टक्के क्यों बोलती है, इसे खुद तो बोलना नहीं आता, हमें सिखाना है ये। उसकी एक प्रॉब्लम है। आपको तो बस ये लग रहा है कि मैं अटक के बोल रही हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आ रही, पर रियलिटी ये है कि मेरी आंखों पे फ्लैश लाइट पड़ रही है इस टाइम, और जब मैं यहाँ देखती हूँ ना फिर मुझे दिखता नहीं है कुछ। तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके जो मैं देख रही हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ वो शब्द देखने की, और जैसे मुझे इसका पहला शब्द दिख जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो लिखा क्या होगा, तो इस वजह से मैं पढ़ देती हूँ। पर मुझे दिखता नहीं है कि लिखा क्या है, क्योंकि फ्लैश लाइट के कारण। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बट जैसे कभी थोड़ा हम बड़े यूट्यूबर हो गए या फिर थोड़ा व्यूज वगैरह आने लगे तो हम इंग्लिश थोड़ा सेटअप बढ़िया कर लेंगे, पर आप ही के लिए इसी में एडजस्ट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगी इसलिए। पॉइंट बात होगी, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के रास्ते से कई यात्री प्राचीन टाइम में भारत आए थे, ठीक है। इसमें ये चीज लिखे कि उत्तरी पर्वतों में कई यात्री प्राचीन टाइम में भारत आए थे, जबकि जो समुद्र मार्ग है वो तो काफी समय तक अज्ञात रहा था। अज्ञात रहने का मतलब है कि बहुत समय तक तो लोग जानते नहीं थे कि भाई समुद्री मार्ग भी होता है, कि हम समुद्री मार्ग से भी व्यापार किया जा सकता है। जब वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया तब जाके पता चला, उससे पहले तो पता नहीं था। उससे पहले लोग कैसे जाते थे, क्या कहते हैं, उत्तरी पर्वतों की रास्तों से यात्रा मतलब व्यापार हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यह मार्ग प्राचीन काल के से विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम रहे हैं। मतलब भाई ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भाई, जब ये बहुत पुराना है तो ये जो प्राचीन काल की जो विचार है, अगर कोई सामान यहाँ से लेके जा रहा है तो वो विचार वगैरह भी जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है आगे कि हाँ रामायण और पंचतंत्र की कहानियां भी दूसरे देशों में पहुंची। वही चीज लिखी हुई है, मैं पहले पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ कि यह मार्ग प्राचीन काल से विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान का माध्यम रहे हैं, ठीक है। भारत में पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों से अच्छे संपर्क रहे हैं। भारत के किन देशों से संपर्क ज्यादा अच्छा रहे हैं, देखो पश्चिम मध्यम पश्चिम मध्यम और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया से बहुत अच्छे संबंध रहे, उनके पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे संबंध रहे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस तरह अपनिषेधों के विचार रामायण, जैसे मैंने बोला था, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंग तथा दशमलव दशमलव प्रणाली जो थी वो विग्रह संसार के अलग अलग भागों में पहुंच सके। मतलब जो व्यापार का तरीका जो था, मतलब सी रूट तो बहुत बाद में आया, तो उससे पहले जो व्यापार होता था जो उत्तरी पर्वतों के जरिए के रास्तों से जो होता था, इसके कारण जो रामायण थी, पंचतंत्र थी, और जो उनकी क्या कहते हैं चीजें थी, वस्त्र मलमल मसाले जो भी थे दूसरे देशों में पहुंच गए। मैंने लाइन बोली नहीं क्या, मसाले मलमल आदि वस्त्र तथा व्यापार के दूसरे सामान भारत से विभिन्न देशों में पहुंचे जाते थे, ठीक है। मतलब बहुत पुराने से व्यापार हो रहा था, तो सी रूट से भी पहले ये चीजें भारत से बाहर जाती थी। क्या कहते हैं मलमल मसाले, ऑफ कोर्स मसाले के लिए तो भारत जाना जाता है। मसाले वस्त्र, यहाँ का मलमल बहुत अच्छा होता है तो मलमल, और क्या कहते हैं रामायण पंचतंत्र की कहानियां और दशमलव प्रणाली जो थी वो, ये सारी चीजें देश से बाहर पहुंच पाई थी, ठीक है। बहुत सारी विभिन्न देशों में पहुंची इसी कारण, क्योंकि उत्तरी पर्वतों से व्यापार हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते ही होंगे। भारत में भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान स्थित है। और फिर बोला है कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन और तिब्बत नेपाल भी स्थित है। यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान है, चीन तिब्बत नेपाल, ये सब यहीं पे आता है। चीन तिब्बत नेपाल ये सब यहाँ पे है, तो ये सब उत्तर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि तिब्बत नेपाल स्थित है, और भूटान तथा भूटान भी यहीं पे स्थित है, ये रहा भूटान। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पूर्व में, पहले हमने उत्तर के बारे में पढ़ लिया, फिर मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किसके बारे में पढ़ा था, उत्तर पश्चिम के बारे में पढ़ लिया, उत्तर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पूर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूर्व में हमारा क्या स्थित है, बंगाल और म्यांमार, यहाँ पे हमारे बंगाल और म्यांमार आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में कौन से द्वीप समूह हमारा स्थित है वो भी हम जानते हैं, जैसे हमने लक्षद्वीप और वो सब तो पढ़ दिए हैं। पर जो राष्ट्र है एक जो दक्षिण में स्थित है वो सभी जानते होंगे, श्रीलंका और मालदीव से, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं दक्षिण में स्थित है, सीधा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है मैंने। और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश द्वीप समूह रास्ते श्रीलंका और मालदीव स्थित है। भारत में और श्रीलंका के मध्य में एक छोटी सी समुद्र का रास्ता है, ठीक है, कुछ किलोमीटर का रास्ता है। उस रास्ते को जो मैंने ये थोड़ा सा ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये मैंने वही रास्ता बनाने की कोशिश की है। इसको हम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ किलोमीटर का रास्ता है जो कि श्रीलंका और इंडिया को जोड़ के रखता है। जो रास्ता है वो पाक जल संधि कहलाता है। और यहाँ पे एक चीज और बता रही है कि
यहाँ पे नहीं, सॉरी, मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि रूस, कनाडा और अमेरिका, चीन, ब्राजील। मैं दोबारा एक बार ये करा रही हूँ इस वजह से क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है। ये और एक क्या कहते हैं, ये मानक रेखा और ये चीज, ये 3 चीज याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर मैं चलो छोटी सी एक लाइन बस इसको और पढ़ा देती हूँ कि जो आपने मानक रेखा पढ़ी, जिसको आप इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको नहीं मानक रेखा नहीं, सॉरी, तर्क रेखा। मानक रेखा तो आप जानते हैं 2 घंटे का अंतर को कम कर दिया है। ठीक है, जो मानक रेखा जो खिंची हुई है ना, वो जो मानक रेखा उसको में वहां पे जो राज्य में टाइम हो रहा होता है ना, वही पूरे इंडिया में माना जाता है। और इसी वजह से चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे क्या कहते हैं कोई भी राज्य हो, हर जगह सेम टाइम इसी वजह से होता है क्योंकि मुझे मानक रेखा उसी का ही टाइम पूरे भारत में माना जाता है इस वजह से। ठीक है, तो मानक रेखा, और उसके बाद जो कर्क रेखा जो 2 भागों में बराबर बराबर इंडिया को बांटती है, जिसको इंग्लिश में आप टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर वो गुजरती है। ये 8 राज्य है। ठीक है, इनको देखो, अब मैं ये बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। सबसे पहला हमारा ये मानक रेखा। ठीक है, उसके बाद हमारे ये राज्य, देखो राज्य पूछे जाएंगे तो उनके जो क्या कहते हैं, जहाँ वो उनके साथ में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तब जाके नंबर मिलेंगे। खाली नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, मतलब नंबर तो मिलेंगे लेकिन मान लो अगर 3 नंबर का मार्क्स है तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो एक ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा एक कर्क रेखा, ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं, या एमसीक्यू में भी आ जाती है कभी कभार की जो बराबर भागों में बांटते हो कौन सी रेखा कर्क रेखा है। और हाँ, अगर कर्क रेखा वाला आंसर आए, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें जैसे जैसे राज्य इसमें दे रखे हैं ना वैसे लिखा है, आगे पीछे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा कट कर देंगे, पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, लाइन वाइज लिखना, एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है प्लस ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें ऐसे ऐसे तो कुछ पूछा नहीं जाता, बट हाँ एक बार इसे भी याद कर लेना। ठीक है, हाँ नहीं, ये क्या कहते हैं, ये तो खास कर ये जो इनके क्षेत्रफल है लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, ये तो नहीं पूछे जा सकते, नाम पूछे मतलब जा सकते हैं। इस चैप्टर में से एमसीक्यू और 2 नंबर के क्वेश्चन खासकर बनते हैं, वो 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बता दिया। 2 नंबर में या 3 नंबर में बन सकते हैं, तो क्या बन सकता है, देखो 3 नंबर में बन सकता है तो भाई देखो ये बन सकता है कि हाँ पूछ लिया कि भाई पाकिस्तान, मतलब सब पड़ोसी देशों के नाम बताओ विद उनकी क्या कहते हैं डायरेक्शनों के हिसाब से, तो ये 3 नंबर में बन सकता है। बाकी ये भी 2 नंबर का सीक्वेंस के साथ में लिखना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नंबर कट जाएगा नहीं तो। उसके बाद मैं मानक रेखा की बात करते हैं, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। बाकी सब चीजें एमसीक्यू में पूछते हैं। एमसीक्यू में क्या पूछेंगे ये बताती हूँ आपको, देखो पूछ सकते हैं तो सबसे पहले ये जो 7516.6 जो किलोमीटर है, जो कि आप जानते हैं समुद्र तटलेखा लक्षद्वीप को मिलाकर, 1 नंबर में पूछ लेंगे। क्षेत्रफल पूछ लेंगे, और क्या कहते हैं प्रतिशत कितने आता है वो पूछ लेंगे, या कौन कितने नंबर का बड़ा, मतलब कहते हैं ना 7वें नंबर का बड़ा देश है इंडिया, तो वो नंबर पूछ लेंगे कौन से नंबर का है, और उसके लाख वर्ग किलोमीटर ये पूछ लेंगे। और या फिर एक और चीज बन सकती है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में, वो ये होगी कि भाई उसकी पूरी स्थिति और आकार के बारे में बताइए। ठीक है, देशांतर और अक्षांश रेखा पूछ सकते हैं वो, कि आप इंग्लिश वाले अपनी तरफ से लिखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और वैसे अगर आकार पूछा है तो आपको पूरा ये क्या कहते हैं उसकी क्षेत्रफल, ट्रैक्टर रेखा, ये 2 चीज तो मेन ही है, और बाकी क्या कहते हैं सीमा रेखा, पूरा आकार में ये चीज आ जाएगी, स्थिति में ये चीज आ जाएगी। 2 नंबर में एक तो ये बन सकता है, 2 या 3 में दोनों चीज पूछ ली तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैंने फिर बता दी। एमसीक्यू में क्या आएगा वो बता दिया आपको। 2 नंबर के क्वेश्चन क्या बनेंगे, स्थिति और आकार के ऊपर, मानक रेखा, कर्क रेखा और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, बस। इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं बनेगा। जो जो मैंने बताया बस उसी में से आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं तो बन सकते हैं, नहीं तो ना और कुछ नहीं बनेगा। और जो चीज मैंने बोली एक बार, मतलब इसके लिए तो मैं फोटो लास्ट में आपको दिखाई दूंगी, तो इसको एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, और ये जो चीजें मैंने बोली है याद करने को, ये याद कर लेना। ये जो विश्व, भारत तथा विश्व, ये और क्या कहते हैं ये जो चीजें ब्ला ब्ला जो भी दे रखा है, ये कुछ भी काम का नहीं है। काम के है तो ये इतना क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक काम का है, बस, और कुछ भी काम का नहीं है। और किस तरह आएगा, कितने नंबर का बनेगा, मैंने वो भी बता दिया। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, इसने आपको थोड़ी सी भी मदद करी हो। अगर आपको कुछ समझ में आया या फिर ये पता चला हाँ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर पता कुछ भी इसने वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं क्या कहते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 की वीडियो लूंगी। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।